हेलो एवरीवन, आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये इंग्लैंड के लॉ से बेस्ड किया हुआ है। इंग्लैंड से हमने अडॉप्ट किया है ये लॉ। इंग्लैंड के अंदर दो तरीके के कोर्ट्स हैं, एक है कॉमन लॉ कोर्ट और एक है कोर्ट ऑफ इक्विटी। तो जो कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ में जो भी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, कोर्ट वही रेमेडीज़ को अवेल कराती हैं पार्टीज़ को। पार्टीज़ ने जो भी रेमेडी लॉ के अंदर दी गई हैं वो ही अगर मांगेंगी तो कॉमन लॉ उनमें से ही आपको प्रोवाइड करेंगी। तो अलग से कोई रेमेडी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं कि लॉ के अंदर जो आपको रेमेडी दी गई हैं वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं होती, तो जो लॉ है उस सिचुएशन में वो हेल्पलेस हो जाता है। तब काम आता है कोर्ट ऑफ इक्विटी का। कोर्ट ऑफ इक्विटी क्या करती है? इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस के बेसिस पर डिसीजन देती है। अब कॉमन लॉ कोर्ट्स वही रेमेडी प्रोवाइड करा पाती हैं जो रेमेडीज़ लॉ के अंदर ऑलरेडी मेंशन थी। जैसे लॉ के अंदर मेंशन था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका ब्रीच होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है, जिसका भी डिफ़ॉल्ट है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसके लिए? जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है उसके लिए। बट उस कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि आपने कंपनसेशन ले लिया। बट कभी कभार ऐसा होता है, मतलब कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने के बाद अगर आपको कंपनसेशन दिया जाए तो वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता, क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर पूरा करना ही था। तो उस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाना है, लेकिन पार्टी मना कर रही है। तो आप क्या करेंगे? तो आप कोर्ट ऑफ इक्विटी के पास जाएंगे। कोर्ट ऑफ इक्विटी को जो सही लगेगा उस हिसाब से वो आपको रेमेडी देगी। एंड अगर कोर्ट को लगेगा कि ये जस्ट है, फेयर है एंड इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है, तो उस बेसिस पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो दे देगी। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो कॉन्सेप्ट था ये पहले नहीं था। इंग्लैंड में भी ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ कोर्ट ऑफ इक्विटी के द्वारा। एंड कोर्ट ऑफ इक्विटी कैसे काम करती है? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस के बेसिस पे वो डिसीजन देती है। कॉमन लॉ कोर्ट में कोई भी रेमेडी अगर नहीं दी गई है तो रोल आएगा कोर्ट ऑफ इक्विटी का। एंड कोर्ट ऑफ इक्विटी अलाउ करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये बेस्ड किस पर है? ये बेस्ड है मॉडल ऑफ न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862। एंड जो भी कोर्ट ऑफ इक्विटी के डिसीजंस होते थे कोर्ट के, इंग्लैंड के, उस पर ये बेस्ड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। कौन सा वाला? 1877 का। जो फर्स्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया था वो कब आया था? 1877 ईयर में आया था। किस पर बेस्ड था ये टोटली इंग्लैंड का एक लॉ है, द न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862 प्लस जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड। तो उस पर बेस्ड था हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। बट उसके बाद क्या हुआ? 9th लॉ कमीशन को बिठाया गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का जो एक्ट था उसको चेक करवाने के लिए कि हमारे जो इंडिया की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। क्योंकि जो 1877 का लॉ था वो इंग्लैंड के लोगों ने ही इंडिया के अंदर बनाया था और वो इंडिपेंडेंस से पहले बना था। तो लॉ कमीशन ने इस बात को चेक करने के लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने के बाद जो भी रिकमेंडेशन उस कमीशन ने दी उसको इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे प्रेजेंट एक्ट के अंदर, जो कि है 1963 का। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को एनेक्ट किया गया। बट ये किस पर बेस्ड है? ये पूरा जो है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 वाला ये बेस्ड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 वाला जो ईयर था, पुराना जो एक्ट था उस पर, प्लस 9th लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उस पर। तो पुराना एक्ट जो था 1877 वाला वो, प्लस 9th लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशंस, जो उसने रिपोर्ट में अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, इन दोनों चीज़ों पर बेस्ड है हमारा ये प्रेजेंट एक्ट जो अभी तक ये चल रहा है, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं इस एक्ट के अंदर। जैसे 1964 के अंदर अमेंडमेंट आया, 1974 के अंदर आया एंड अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2018 का। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है,
ये अपने आप में पूरा नहीं है। एग्जॉस्टिव मीन्स अगर अपने आप में ही वो पूरा है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अपने आप में एक पूरा लॉ नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कुछ टर्म्स या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए हमें एक दूसरा एक्ट को भी पढ़ना ज़रूरी है इसके साथ में ही। जैसे कि वो लॉ कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के साथ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी पढ़ेंगे, एंड हम इसको आइसोलेशन में, मतलब हम अकेला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को नहीं पढ़ सकते, इसके साथ हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। अब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बनेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, उसके बाद आप उसको स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के कहाँ करवा पाओगे? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो जाना ही पड़ेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये जो एक्ट है ये एनैक्ट हुआ है 13 दिसंबर 1963 को, एंड ये एनफोर्स में आया है, कमेंस हुआ है कब से? 1 मार्च 1964 को। जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये एक रिलीफ की बात कर रहा है। कौन सा रिलीफ? जो कि स्पेसिफिक रिलीफ है। सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ से ही डील करता है ये हमारा एक्ट। अब इसके अंदर 2 पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सेकेंड एसेंशियल कि एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया तो अग्रीव्ड पार्टी ने अप्रोच किया कोर्ट को कि मुझे रेमेडी चाहिए। सिविल लॉ के पास, जो सिविल कोर्ट है उसके पास जाएगी अग्रीव्ड पार्टी रेमेडी लेने के लिए। जो सिविल कोर्ट है उसके पास 2 रेमेडीज़ हैं देने के लिए। फर्स्ट तो है कंपनसेशन, सेकंड है स्पेसिफिक रिलीफ। और जो पार्टी है, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है जिसका नुकसान हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से, वो जो है ज़रूरी नहीं है वो दोनों ही रेमेडी को ले। ऐसा नहीं कर सकती पार्टी कि पार्टी ने कंपनसेशन भी ले लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट को भी स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा रही है। तो पार्टी को सिर्फ एक रिलीफ चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, किस नेचर का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर भी बेस्ड करता है कि आप क्या रेमेडी ले सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकते, या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जिस सब्जेक्ट मैटर पर बेस करता था वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा अब, तो अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकते, तो आपके पास दूसरी रेमेडी क्या बचती है? सिर्फ कंपनसेशन ही बचता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पार्टी है, कौन सी? अग्रीव्ड पार्टी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से नुकसान हुआ है, वो दोनों चीज़ों को रेमेडी के तौर पे नहीं ले सकती, उसको सिर्फ एक चीज़ लेनी है। ये जो एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये बता दिया, बट ये हमें पता कहाँ से चला? इसमें का प्रियम्बल देखेंगे अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, तो उसमें लिखा है कि एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक या सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। सिर्फ सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ से ही डील करता है ये वाला एक्ट। मतलब ये अपने आप में ही बता रहा है कि सिर्फ सर्टेन काइंड स्पेसिफिक रिलीफ, हर तरीके के स्पेसिफिक रिलीफ से डील नहीं करता, सिर्फ सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ से डील करता है। सेकेंड चीज़ कहाँ पे आ रही है? डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। डेफिनेशन क्लॉज के अंदर हमारा क्लॉज ई जो बात कर रहा है, सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ई, कि ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन बट नॉट डिफाइंड। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, जो भी यहाँ यूज़ किए गए हैं बट डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो वो कहाँ डिफाइंड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो एक्ट नंबर 9 है 1872 का, वहाँ से हम उसका मीनिंग लेंगे और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको असाइन करेंगे। तो इस डेफिनेशन से भी हमें पता चल रहा है कि जो ये एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये अपने आप में पूरा नहीं है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, एंड इसके साथ ही हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हारमोनियसली एक साथ पढ़ेंगे।